हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो पर। अब तक मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 के बारे में बता दिया। अगर आप देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उसे जाकर देखिए। एकदम आसान भाषा में मैंने लक्ष्मीकांत को समझाया है। आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिया है। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो में मैं आपको चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 के बारे में बताऊंगा और इसके साथ ही आपका कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक है वो खत्म हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम क्राउन रूल से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। ये एक्ट ब्रिटिशर्स का फाइनल स्टेप था इंडिया को सेंट्रलाइज करने का, मतलब ब्रिटिश इंडिया का सेंट्रलाइजेशन का। इस चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 में क्या था, चलिए देखते हैं। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सारे मिलिट्री और सिविल पावर्स भी दे दिए गए। इस एक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे टेरिटोरियल एरियाज पर अधिकार दे दिया जहां पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स से उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हें उनकी लेजिस्लेटिव पावर से वंचित रखा गया। इस एक्ट ऑफ 1833 ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारे ब्रिटिश इंडिया का पूरा लेजिस्लेटिव पावर दे दिया, मतलब जो भी कानून बनेगा उसे बनाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और हाँ, पहले जो कानून बनते थे उसे रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन अब जो भी एक्ट बनेगा उसे एक्ट्स कहा जाएगा। इस एक्ट का ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्योरली ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी, फिर उसे कॉमर्शियल बॉडी बना दिया गया और अब इस चार्टर्ड एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कॉमर्शियल बॉडी थी उसे खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। इसमें कहा गया है कंपनी के टेरिटरीज के मालिक ब्रिटेन के मालिक है और उनके हिसाब से ही चलेगा। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 ने यहाँ पर एक और चीज लाई, सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए। इसने सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन रखा जिसमें इंडियंस भी एग्जाम दे सकते थे और अगर वे एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो वे भी सिविल सर्वेंट्स बन सकेंगे। लेकिन इस प्रोविजंस को बाद में हटा दिया गया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि आपने हमसे हमारा तो सब कुछ छीन लिया, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी थी और वे चाहते थे कि उनके बेटे या रिश्तेदार को ही इस पोस्ट में आने का मौका मिले, क्योंकि यहाँ पर काफी पैसा था। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। ये 1858 यानी 1858 में खत्म होगी। आप देखते रहिए। अब आगे है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 चार्टर्ड एक्ट का लास्ट सीरीज या ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था 1793 से 1853 तक। मतलब चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया चार्टर्ड सीरीज का लास्ट चार्टर्ड एक्ट था। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था। आइए देखते हैं इस चार्टर्ड एक्ट में क्या क्या हुआ। पहली बार गवर्नर जनरल के काउंसिल से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट किया गया, अलग किया गया। इसमें एक नई काउंसिल बनाई जिसे गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल से अलग किया गया और उसका नाम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा गया। और इसमें 6 नए मेंबर्स को भी ऐड किया गया। यह लेजिस्लेटिव विंग एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही प्रोसीजर्स को अपना रही थी। इसी कारण से लेजिस्लेशन को एक स्पेशल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा था, जो कि स्पेशल मशीनरीज और स्पेशल प्रोसेस अपना रही थी कानून बनाने के लिए। इस चार्टर्ड एक्ट ने फिर से सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन रखा। आपको बता दें कि पहले गवर्नमेंट जॉब्स में 2 तरह की पोस्ट होती थी, एक कॉन्वेनिएंट जिसके केवल ब्रिटिश ही ज्वाइन कर सकते थे और इंडियंस नहीं। इंडियंस के लिए नॉन कॉन्वेनिएंट पोस्ट होती थी जो कि ब्रिटिशर्स से जूनियर होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंडियंस भी कॉन्वेनिएंट सिविल सर्विसेज में ज्वाइन हो सकेंगे। फिर इंडियन सिविल सर्विस के लिए एक कमिटी बनाई गई, मकौले कमिटी, जिसे 1854 में अपॉइंट किया गया। इसने कंपनी के रूल को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब फिर से बढ़ा दिया और अपनी पोजीशंस को रिटेन करने का अधिकार
उसे ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिशर्स के राजा या रानी के अधीन रहकर काम करना पड़ेगा। पहले हम देखते थे कि कंपनी की मोनोपोली को बार बार एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 में 20 साल के लिए, फिर चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 में 20 साल के लिए बढ़ा दी जाती थी। लेकिन इस बार उनसे उनके कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया। मतलब पार्लियामेंट अब जब चाहे कंपनी रूल को टर्मिनेट कर सकती है, मतलब खत्म कर सकती है। इसने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया। 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स में से 4 को लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। यह प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो अब देखिए तो इस चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 में लगभग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर बात हुई, इसलिए यह कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क भी है। आगे की वीडियो में हम द क्राउन रूल के बारे में जानेंगे, जो कि 1858 से 1947 तक चला। देखिए फ्रेंड्स, मैं एम लक्ष्मीकांत के ही पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आती या किसी के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। और अंत में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।